सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है और अब इंटरव्यू की बारी है। आज ये जो लेक्चर है आज का, ये है हाउ टू फेस एन इंटरव्यू। साक्षात्कार को हम कैसे फेस करें, उसके ऊपर सारी बात रहेगी। इस पूरी सीरीज़ में हम 5 लेक्चर जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको इंटरव्यू की तैयारी करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उसके बाद भी यदि आप लोगों के कोई सजेशन आते हैं तो उसके ऊपर भी अलग से लेक्चर तैयार किया जा सकता है। देखिए, आज का जो लेक्चर है, इसमें हमारा जो फोकस रहेगा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एंटायर सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है उसमें इंटरव्यू की भूमिका क्या है, इंटरव्यू कहाँ है, और फिर हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू क्या दर्शाता है। ठीक है, व्हाट इंटरव्यू रिफ्लेक्ट्स एक्चुअली। ठीक, उससे हमें ये पता लगेगा कि हमें कौन कौन से ट्रेट्स जो हैं उनको ब्रशअप करना है, इनकलकेट करना है, तो वो हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर इंटरव्यू कहाँ है। हाँ, इसको हम सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस हो और उसमें जो प्रतिभागी बच्चे हैं उनकी संख्या अच्छी खासी हो, तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले शॉर्टलिस्टिंग की जाती है ना। शॉर्टलिस्टिंग के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो शॉर्टलिस्टिंग का जो तरीका है उसमें एक तरीका है रिटन एग्जामिनेशन, जिससे होकर आप लोग गुजरे हैं। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन केवल स्क्रीनिंग भी हो सकता है। केवल स्क्रीनिंग होने का मतलब ये हुआ कि रिटन एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे फाइनल सिलेक्शन में। फाइनल सिलेक्शन जो है वो केवल और केवल इंटरव्यू के ऊपर बेस होगा। ठीक है, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है ये शॉर्टलिस्टिंग का तरीका भी है, और उसके साथ साथ इसके नंबर जो हैं वो आपके फाइनल मेरिट के अंदर कैलकुलेट किए जाएंगे, उसको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो स्क्रीनिंग हो सकती है वो आपके कुरिकुलम विटाई के बेस पे हो सकती है, वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे हो सकती है, वो आपके एपीआई स्कोर के बेस पे हो सकती है। कई सारे तरीके हो सकते हैं स्क्रीनिंग के, लेकिन हमारा जो सरोकार है यहाँ पर वो है रिटन एग्जामिनेशन से। जिस एग्जामिनेशन को पास करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, जिस एग्जामिनेशन के थ्रू जो संस्था आपको नियुक्ति देना चाहती है, उसने ये जानने की कोशिश की है कि विषय के बारे में आप कितना जानते हैं, विषय के तथ्यों के बारे में, विषय के कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो सब आपका टेस्ट जो है वो हो चुका है। एक और स्टेज इसमें आती है टास्क ओरिएंटेड एग्जामिनेशन। हालांकि ये स्टेज जो है हम केवल यहाँ पर इसकी एक चर्चा करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये आपके केस में लागू नहीं होती है। इसमें फिजिकल टेस्ट होते हैं। जैसे आप यदि एसआई वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो आपने देखा होगा कि फिजिकल टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें जैसे आप एसएसबी का इंटरव्यू देखते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा फोकस होता है जो भी कैंडिडेट है उसके साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन को पहचानने पर। और इसी तरह मोटर स्किल टेस्ट होता है। मोटर स्किल टेस्ट जैसे आपने देखा कि कोई लिपिक भर्ती है तो उसमें टाइपिंग की स्पीड देखी जाती है। तो ये सब हमारे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ इसको इतना ही डिस्कस करके आगे बढ़ता हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है, और ये है साक्षात्कार, है ना, जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। हम अभी इस स्टेज पे हैं और हमें फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है। ठीक है, तो जब तक ये सीढ़ी पार नहीं होगी तब तक हम फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सीधा सीधा इस पिरामिड में एक सीधा सीधा जो निकलकर सामने आता है वो ये है कि आप इस सीढ़ी को पार करोगे तो यहाँ आओगे, इस सीढ़ी को पार करोगे तो यहाँ आओगे, और इस सीढ़ी को पार करोगे तो फाइनल अंतिम चयन की जो लिस्ट है, फाइनल सिलेक्शन, वहां तक आप लोग पहुंच पाओगे। साक्षात्कार के से जब आप गुजर जाते हैं तो एक बात और ध्यान रखना, बहुत सारी बार इंटरव्यू बोर्ड जब साक्षात्कार पूरा कर लेता है तो फिर वो लोग सोचते हैं, मनन करते हैं कि आज हमने किन किन बच्चों का साक्षात्कार लिया, और डिस्कशन किया जाता है कि कौन से बच्चे को हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके प्रायर रिकॉर्ड्स होते हैं या आपकी जो इंटरव्यू की परफॉर्मेंस होती है वो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करती है, और वो इम्प्रेशन उनके दिमाग में होता है जब वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो पूरी साक्षात्कार की बात करेंगे, इसी से हमारा सरोकार है। तो आपने देखा कि इस चयन प्रक्रिया में
जो साक्षात्कार की जो स्टेज है वहां पर आप हैं। साक्षात्कार कई तरह के हो सकते हैं, जो नेचर ऑफ इंटरव्यू है वो काफ़ी वेरीड है। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकता है, ये काफ़ी हद तक फेस टू फेस इंटरव्यू जैसा होता है जिससे आप लोग गुजरोगे, जिस पे मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है और ध्यान देने की आवश्यकता आपको यहाँ ज़्यादा पड़ती है, आपको अटेंटिव रहना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार टेलीफोनिक इंटरव्यू होते हैं, है ना, जो टेलीफोन पे साक्षात्कार होते हैं, ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका केवल और केवल वॉइस मॉड्यूलेशन आपके पास में है, केवल आवाज के स्वर के माध्यम से आप अभिव्यक्ति देते हैं। तो ज्ञान के अलावा जो एक्सप्रेशन है उसका आपके पास केवल एक माध्यम बचता है। हम जिससे होकर गुजरने वाले हैं वो है फेस टू फेस इंटरव्यू। ठीक है, तो इस पर हमारा फोकस रहेगा क्योंकि आमने सामने होते हैं हम बोर्ड के। तो देखिए, ये जो फेस टू फेस इंटरव्यू है जिस पर हमारा फोकस है, यहां पर क्या क्या ब्यूटीज हैं, कहां हम लोग इसका एडवांटेज ले सकते हैं, उसको समझने की जरूरत है। देखिए, यहां पर यू आर इन अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रत्यक्ष संचार का अवसर मिलता है आपको, है ना। तो प्रत्यक्ष संचार का अवसर मिलता है, इसका मतलब आप और बोर्ड आमने सामने हैं, और ये उनके लिए सुअवसर है जिनकी इंटरव्यू स्किल्स अच्छी होती है। ये उनके लिए एक अवसर की तरह है। दूसरा, आप देखिए कि आपको पर्सनल रेपो एस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक मौका मिलता है ना। यू कैन डेवलप योर पर्सनल रेपो। आई मीन, जब आप इंटरव्यू देते हो, ठीक है, तो इंटरव्यू देते वक्त किस तरह से आपका इन्वॉल्वमेंट होता है और किस तरह से आप बोर्ड को इन्वॉल्व करते हो पूरे इंटरव्यू के अंदर, तो वो जो लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है उससे ये तय होता है कि किस तरह की पर्सनल रेपो आप उतने ही समय के अंदर डेवलप कर लेते हो। और जब वो फाइनल सिलेक्शन के बारे में सोचते हैं तब वो पर्सनल रेपो जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती है और वो आपके बारे में डिसीजन जब वो लेते हैं तो उसमें एक अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद में आती है शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। देखिए, बॉडी लैंग्वेज एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप एक पॉजिटिव वेव जो है वो जनरेट करते हो और वो पॉजिटिव वेव जो है वो पूरे बोर्ड को इन्फ्लुएंस करती है। तो बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह से अपने हाथों को यूज करते हो, किस तरह से आप बैठते हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपके आई मूवमेंट कैसे हैं, ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। और ये बॉडी लैंग्वेज ये बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी फेस टू फेस इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का कोई रोल होता ही नहीं है टेलीफोनिक इंटरव्यू में। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो इंटरव्यू होते हैं उसमें कुछ हद तक बॉडी लैंग्वेज का यूज होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि उसमें बॉडी लैंग्वेज जैसे केवल और केवल यहां तक आपका कैमरा है तो इससे ऊपर उसकी भूमिका होती है। लेकिन जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हैं तो यू आर सिटिंग एज अ कंप्लीट पर्सनालिटी, ना, पूरे व्यक्तित्व के रूप में बैठे हैं, आप पूरे मूर्त रूप में वहां पर बैठे हैं। इसके बाद यहां पर आवाज के स्वर का विकास जो है विकल्प वो भी आपके पास में रहता है। वॉइस मॉड्यूलेशन जो जिसे हम कहते हैं, कहाँ हमें आवाज को ऊंचा करना है, कहाँ हमें स्ट्रेस देना है, कहाँ पर हमें पॉज देना है, हमें रुकना है, तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन होते हैं। हमारी वॉइस का पिच कैसा है, तो ये सब वॉइस मॉड्यूलेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये भी किसी भी साक्षात्कार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अभी तक हमने पहले ये बात की कि पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू जो है वो कहाँ है, और फिर हमने थोड़ा सा इस बात को जाना कि इंटरव्यू जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्या नेचर हो सकती है। अब देखिए, हमें इतना पता लग गया कि हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम अभी इंटरव्यू की दहलीज पे हैं। दूसरा, हमें यह भी पता लग गया कि हम फेस टू फेस इंटरव्यू जो है वो फेस करने वाले हैं। अब हमारे पास में जो बातें हैं वो है कि साक्षात्कार जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्या दर्शाता है। अब जब आप ये देखोगे कि साक्षात्कार क्या दर्शाता है तो एक दूसरा क्वेश्चन है, उसका भी आंसर मिलेगा आपको, साक्षात्कार क्यों, क्या आवश्यकता है साक्षात्कार की। तो ये क्वेश्चन भी आपका इसी में छुपा हुआ है। अब देखिए, साक्षात्कार क्या रिफ्लेक्ट करता है, उसमें सबसे पहली चीज आती है, दैट इज योर पर्सनालिटी, है ना, आपका व्यक्तित्व। मैं ये तो नहीं कह सकता कि अब
रिटन एग्जामिनेशन के बाद जब इंटरव्यू होने वाला है, इस बीच आप अपना व्यक्तित्व निर्माण कर लोगे, ये संभव नहीं होता है। लेकिन आपके व्यक्तित्व में बहुत सारी खूबियां हैं जिनको आप सरफेस पे ला सकते हो, ठीक है, और आपके व्यक्तित्व में बहुत सारी कमियां हैं जिनको आप सप्रेस कर सकते हो, है ना, जिनके प्रदर्शन से आप बच सकते हो। ये किया जा सकता है, ठीक है। और इसीलिए इंटरव्यू ट्रेनिंग या इंटरव्यू वर्कशॉप या इंटरव्यू लेक्चर्स हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए, जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, किसी भी आदमी के व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ये एक यहां पर एक पिक्चर लगी हुई है ना, वहां पर दिखाई दे रहा होगा, यहां पर लिखा हुआ है योर टेम्परामेंट, है ना। आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप किसी भी सवाल को लेके कितना सहजता से आप उसको डील करते हैं, ठीक है। कहीं आप छोटी छोटी बातों से बहुत ज्यादा उत्साहित या उत्तेजित तो नहीं हो जाते, है ना। आपका बेसिक टेम्परामेंट कैसा है इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। सेंसिंग, है ना, आप किस तरह से जो इंटरव्यू बोर्ड है उसके भाव भंगिमाओं से, उसके प्रश्नों से आप उनके भावों को समझते हैं और फिर उस अनुसार आप उस वातावरण के अंदर अपना व्यवहार दिखाते हैं। तो आपकी सेंस करने की एबिलिटी कैसी है, आप उस इंटरव्यू एनवायरनमेंट को किस लेवल तक सेंस कर पाते हैं। फिर आती है साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू जहां पर भी होता है वहां कहीं पर थोड़ा ज्यादा प्रोपोर्शन में, कहीं पर कम प्रोपोर्शन में साइकोलॉजिकल जो मैकअप है उसकी जांच कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती है। तो आपका मनोविज्ञान कैसा है, आप एक सकारात्मक व्यक्तित्व हैं या आप नकारात्मक व्यक्तित्व है, आप चीजों को किस तरह से लेते हैं, आप घटनाओं को किस तरह से लेते हैं, आप अवसर को किस तरह से लेते हैं, आप चुनौती को किस तरह से लेते हैं। ये जो सारी चीजें हैं, जब आप से पूछे गए क्वेश्चंस का जब आप आंसर देते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्दों का चयन, ठीक है, आपका जवाब देने का तरीका, वो सब कहीं ना कहीं आपके जो साइकोलॉजिकल मैकअप है उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे इंटरव्यू में तो एक साइकोलॉजिस्ट सिर्फ बैठा बैठा वो केवल और केवल आपके साइकोलॉजिकल माइंड मैकअप की जांच करता रहता है। उसके बाद में आ जाता है योर बिहेवियर, है ना, आप किस तरह से अंदर आते हो, किस तरह से बैठते हो, आपका अभिवादन कैसा है, आप प्रश्नों का जवाब किस तरह से देते हो, आप जब क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं तो उनको डील कैसे करते हो, ठीक है। ये सारा का सारा जो 20 मिनट से लेके या घंटे भर के बीच का जो समय होता है उसके दौरान आपका व्यवहार कैसा रहता है, ये भी आपके व्यक्तित्व का एक भाग है। फिर है परसीविंग, है ना, आप चीजों को किस नजरिए से देखते हो, है ना, आपका परसेप्शन कैसा है, वो रिफ्लेक्ट होता है आप क्वेश्चंस को किस तरह से डील करते हो, है ना, आप क्वेश्चंस के कौन से पार्ट को आप रिसीव करते हो और किस तरह से आप उसका आंसर देते हो। तो परसेप्शन जो है आपका, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। एंड देन रैशनैलिटी, है ना, आप कितने रैशनल हैं, आप अपने व्यवहार में कितने रैशनल, आप कितने तार्किक रूप से चीजों को सोचते हैं, ठीक है, वो भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है आपके व्यक्तित्व का। एंड देन लास्टली यू आर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, है ना, आपका जो व्यक्तित्व हो बहिर्मुखी है या अंतर्मुखी है। तो ये सारी चीजें, ये सब मिलकर, हालांकि इसका पर्सनालिटी का दायरा इससे भी कहीं और ज्यादा है, लेकिन हम जब शॉर्ट में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी बातें जो है, ये सारे के सारे हमारे व्यक्तित्व से जुड़े हुए पक्ष हैं जिन पर हमें इंटरव्यू के समय फोकस करना चाहिए और इंटरव्यू की तैयारी के समय हमें इन पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जब हम इंटरव्यू की तैयारी से गुजर रहे हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हम बार बार मॉक इंटरव्यू दें और हम मॉक इंटरव्यू के बाद पूछें कि मेरा टेम्परामेंट कैसा था, है ना, हाउ आई वॉज सेंसिंग द बोर्ड एनवायरनमेंट, मैं जो बोर्ड इंटरव्यू बोर्ड था, है ना, उसके वातावरण को मैं किस तरह से सेंस कर रहा था, है ना, आपने मेरा साइकोलॉजिकल जो माइंड मेकअप है उसको किस तरह से रीड किया, है ना, बोर्ड ने उसको किस तरह से रीड किया, मेरा परसेप्शन टूवर्ड्स वर्ड कैसा है ना, मेरा दृष्टिकोण कैसा है, मेरा ओवरऑल बिहेवियर पूरे इंटरव्यू के दौरान कैसा रहा, मुझे कहाँ
यदि कहीं सुधार की ज़रूरत है तो मुझे कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है ना। आप इस बात पर भी ध्यान दोगे कि आपकी जो जवाब है उससे आपके व्यक्तित्व की का जो रैशनैलिटी का पक्ष है वो किस प्रकार परिलक्षित होता है। तो किसी भी साक्षात्कार में पर्सनैलिटी एक बहुत अहम भूमिका निभाती है और यही कारण है कि आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है ताकि इंटरव्यू बोर्ड आपके व्यक्तित्व का परीक्षण कर पाए। ये किसी भी इंटरव्यू का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि इंटरव्यू बोर्ड जो है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करे। अब देखिए, व्यक्तित्व परीक्षण के बाद जो दूसरी चीज आती है, साक्षात्कार क्या रिफ्लेक्ट करता है उसके अंदर, और वो आती है आपका प्रेजेंटेशन स्किल, है ना। आपका प्रस्तुतिकरण का कौशल कैसा है, आप चीजें जानते हैं, ये महत्वपूर्ण है, नो डाउट, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आप जो जानते हैं आप उसको प्रस्तुत कैसे करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप किसी भी सवाल को का जब जवाब देते हैं तो आपका जो जवाब होता है उसका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, आप जवाब देते वक्त किस तरह की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, आपके आई फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, आपके शब्दों का चयन कैसा होता है। ये सब चीज़ें मिलकर कहीं न कहीं हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स को दर्शाती है कि किस लेवल तक हम जो है वो प्रस्तुतिकरण में मास्टर हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स लगा रखी हैं, 2 पिक्चर्स हैं, आप दोनों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दोनों के अंदर 2 अलग अलग बातें जो है उनको हाईलाइट किया हुआ है। आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पहली पिक्चर देखिए, आप उसको और अच्छे से देखिए, आप ये देखोगे कि ये क्लासरूम सेटिंग है, और दूसरी पिक्चर में भी आप देखोगे कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ क्लासरूम सेटिंग, है ना। ये एक तरह का क्लासरूम सेटिंग है, ठीक है। आप इसको यूं भी मान सकते हैं कि जैसे मान लो कि आपको किसी टॉपिक को पढ़ाने का मौका दिया, है ना, और ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये बोर्ड है, इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स हैं, और आप जो है वो यहाँ पर उनको पढ़ा रहे हैं, जो टास्क आपने ली है आप उसको पूरा कर रहे हैं। आप इसको दोनों रूपों में देख सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर बेसिकली इस व्यक्ति के पास में ये बोर्ड है, ठीक है, और उसके पास में एक और इंपॉर्टेंट टूल है, दैट इज सपोज दिस इज मैप, है ना। उसके पास में मैप है, बोर्ड है, ठीक है, और इनके थ्रू वो इस पूरे ग्रुप को किसी टॉपिक को समझाना चाहता है। अब उसके प्रेजेंटेशन में देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, उसका कंटेंट वो क्या दिखा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके कंटेंट को उसने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने अपने कंटेंट के प्रस्तुतिकरण के लिए कौन कौन से पेडागॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल किया है ना, किस तरह की टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो किस तरह की जो सहायक सामग्री है टीचिंग के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। फिर आप यहां नीचे वाली सेटिंग में आइए, ये थोड़ी सी टेक्नो सेवी सेटिंग है, थोड़ी सी मॉडर्न सेटिंग है। इसके अंदर देखिए, इसके पास में एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन के पास में इसके पास में डिस्प्ले स्क्रीन्स और भी लगी हुई हैं, ठीक है, और यहां पर यहां पर देखिए आप लेक्चर स्टैंड है ना, ठीक है, लेक्चर स्टैंड पे आपके वॉइस एम्पलीफायर लगा हुआ है ना, माइक लगा हुआ है। ये अलग तरह की सेटिंग है, ठीक है, लेकिन आपकी सेटिंग चाहे टेक्निकली एडवांस हो और चाहे आपकी सेटिंग जो है वो ट्रेडिशनल हो, परंपरागत हो, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो महत्वपूर्ण है। उसके बिना केवल और केवल भौतिक सुविधाएं जो हैं वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सेटिंग चाहे परंपरागत हो, चाहे आपकी सेटिंग जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजिकली लोडेड हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी प्रेजेंटेशन स्किल की वो रहेगी आपका एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, आपका मोड ऑफ डिलीवरी, आपकी टीचिंग एड्स, ठीक है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन। वो सारी चीज़ें मिलकर क्या करेगी, आपके प्रेजेंटेशन को इंप्रेसिव बनाएगी, ठीक है। और यदि आप वहां लैग करोगे तो उसी प्रोपोर्शन में आपकी जो प्रेजेंटेशन की क्वालिटी है वो भी नीचे जाएगी।
तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंटरव्यू में क्योंकि बोर्ड को आपसे सीधा मुखातिब होने का मौका मिलता है, आप सीधे आमने सामने चर्चा करते हो, आमने सामने बात करते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है। क्योंकि यहां पे आपको चीजों को प्रेजेंट केवल लिखकर नहीं करना, कि आपने रिटन एग्जामिनेशन में मान लीजिए लिखा और एग्जामिनर ने उसको पढ़ा और आपने उसको जो है वो अपने तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया, यहां वहां तक सीमित नहीं है। ये उससे कहीं बहुत आगे की बात है, जिसमें केवल और केवल आपको अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज ही नहीं करना, आपको उसको डिलीवर भी करना है ना। और जब आप डिलीवर करोगे तो फिर जैसे आपने मान लीजिए कि अपने रिटन एग्जामिनेशन में सपोज आपने अपने आंसर को इंप्रेसिव बनाने के लिए फ्लो चार्ट्स इस्तेमाल किए, आपने मैप्स ड्रॉ किए, ठीक है ना, ठीक है, आपने कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बातों को कहने की, प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन यहां पर आपकी टीचिंग एड्स का दायरा और बढ़ जाता है, ठीक है, आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स को रिफ्लेक्ट करने का दायरा और बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना, किसी भी इंटरव्यू के अंदर ये बहुत अहम होता है कि आप अपने आंसर्स को किस तरह से डिज़ाइन करते हो, किस तरह से प्रेजेंट करते हो, किस तरह का आपका वॉइस मॉड्यूलेशन है, आप किस तरह की एड्स, यदि आपको उस समय अवेलेबल हो तो किस तरह की एड्स, किस तरह की सहायक वस्तुओं का आप इस्तेमाल करते हो। यदि आपको कह दिया जाए कि एक टॉपिक को पढ़ाइए, तो आप जो है वो बोर्ड के साथ अपनी कलम को किस तरह से इस्तेमाल करते हो, आप क्या फ्लो चार्ट्स बनाते हो, मैप्स बनाते हो, है ना, स्कीमेटिक डायग्राम्स बनाते हो, किस तरह से आप अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर ढंग से प्रेजेंट करते हो। तो विशेष तौर पे ध्यान रखना, पूरे इंटरव्यू के दौरान, चाहे क्वेश्चन आपकी बायो प्रोफाइल से हो, चाहे क्वेश्चन आपके कोर एकेडमिक एरिया से हो, ठीक है, चाहे मैटर किसी टॉपिक को टीच करने का हो, हर जगह आपका प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो बहुत अहम भूमिका रखता है। चलिए अब देखिए, अगली जो बात आती है वो आती है आपका भाषा का कौशल, ठीक है, आपका लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, ठीक है, आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, है ना, और किस तरह की लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करते हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, आप विश्वास मानिए मेरा, ये कतई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका मीडियम क्या है। इंपॉर्टेंट ये है हाउ गुड यू आर इन योर लैंग्वेज, है ना, आप अपनी भाषा में कितने कुशल हैं, है ना, कितने निपुण हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब देखो, यदि हम बात करें लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के रिलेशन की, तो आप मान के चलिए, जैसे सपोज ये मान लीजिए कि कोई कम्युनिकेशन का दायरा है, ठीक है, तो लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ दिस, है ना, ये कम्युनिकेशन का दायरा है, तो लैंग्वेज इसका सबसेट है, ठीक है। दैट मीन्स लैंग्वेज इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कम्युनिकेशन। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट स्पीच, यदि आप स्पीच की बात करेंगे, दैट इज अगेन अ सबसेट ऑफ लैंग्वेज, है ना, ये भाषा का सबसेट है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की, ये हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम जिस आयाम की बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए, भाषा और संचार, है ना, ठीक है, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, ये इंटरव्यू की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है, ये हम यहां से पता लगाएंगे, ठीक है। हम छोटे से शुरू करते हैं, स्पीच से शुरू करते हैं। देखिए, जब हम स्पीच की बात करते हैं तो इसमें आता है हाउ यू प्रोनाउंस, आपके उच्चारण कैसे, हिंदी हो या अंग्रेजी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने पहले ही कह दिया है आपको, है ना। बात यह है कि आपके शब्दों के उच्चारण कैसे हैं। सेकेंड थिंग इज फ्लुएंसी, आप कितने धारा प्रवाह है, आप अपनी बातों को कितना सहजता से और कितना धारा प्रवाह तरीके से प्रस्तुत करते हैं। एंड थर्ड थिंग इज वॉइस, है ना। ये तीन एस्पेक्ट हैं स्पीच के जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आपके पास निश्चित रूप से किसका कौशल होना चाहिए, उच्चारण का, है ना, आपके उच्चारण शुद्ध होने चाहिए। दूसरी बात आती है फ्लुएंसी,
है ना, आप फ्लुएंट होने चाहिए। आप चाहे अंग्रेजी बोले या हिंदी बोले, ठीक है, लेकिन उसमें धारा प्रवाह होना चाहिए। और तीसरा जो पक्ष आता है दैट इज वॉइस। अब हम बात करते हैं दूसरे सबसेट की, दैट इज लैंग्वेज, है ना, भाषा की बात करते हैं। देखो, जब हम भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि भाषा में हम क्या करते हैं, वी स्पीक, वी अंडरस्टैंड, वी रीड एंड वी राइट, ठीक है, एंड ऑल्सो वी यूज साइन लैंग्वेज, ठीक है। तो ओरल हो सकता है ना, लैंग्वेज का यूज ओरली हो सकता है, ठीक है, इन रिटन हो सकता है, एंड thirdly it can be in sign sort of thing, है ना, उस रूप में भी हो सकता है। तो भाषा बेसिकली जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन कभी भी अपने आप से नहीं होता, है ना। कम्युनिकेशन के लिए वी नीड वन मोर पार्टी, ठीक है, और वन मोर पार्टी में एक भी आदमी हो सकता है, एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी कम्युनिकेशन सेटिंग में दूसरों के द्वारा जो दिए गए एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन या दूसरों के द्वारा जो कही गई बात है उसको समझना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। अपनी बात को कहना, दैट इज स्पीकिंग, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रोल ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इंटरव्यू के केस में ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इंटरव्यू बोर्ड आपसे कुछ भी पूछता है, हड़बड़ाहट मत करिए आप, लेट देम कंप्लीट, पहले उनको पूरा करने दीजिए और समझने की कोशिश करिए कि वास्तव में वो पूछने की कोशिश क्या कर रहे हैं, है ना। झपटने की कोशिश मत करिए आप क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। आप सोचोगे कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट होता हूं तो मुझे उसका एडवांटेज मिलेगा, वो एडवांटेज तो तब मिलेगा जब आपकी प्रॉम्प्टनेस में साथ साथ गुड अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी है। यदि आप केवल प्रॉम्प्ट हैं, है ना, आप तुरंत सवाल पर लपकते हैं और आप सवाल को समझने तक की जहमत नहीं करते या उतना वक्त ही नहीं देते, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट दैट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट दैट इज स्पीकिंग, ठीक है। और दोनों के लिए आपको भाषा कौशल चाहिए। आप यदि भाषा में निपुण हैं तो आप भाषा में कही गई बात को ज्यादा अच्छे से समझेंगे और अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से कह पाएंगे। अब देखो, इन दोनों के बाद तीसरी चीज जो आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको कहा था ना कि आप कम्युनिकेट स्वयं के साथ नहीं करोगे, यू नीड एटलीस्ट वन मोर पार्टी। उस पार्टी में एक आदमी हो सकता है, उस पार्टी में एक समूह हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज वी कैन से दैट सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज, है ना। हाउ वी टॉक, हम कैसे बोलते हैं, है ना, कैसे दूसरे की बात को समझते हैं, कैसे अपनी बात को कहते हैं, किस प्रकार से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं। हाउ वी टॉक और इंटरैक्ट विथ other people, that is called communication. So here, how we talk or interact with interview board, that is communication in terms of interview, है ना। साक्षात्कार के संदर्भ में यदि बात करें तो वो हमारे लिए कम्युनिकेशन है। आप समझ गए होंगे कि किसी भी इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना हमारी गाड़ी जो है वो आगे नहीं चल सकती, ठीक है। उसके बिना ना हम बोर्ड को समझ पाएंगे कि बोर्ड हमसे क्या चाहता है और ना बोर्ड हमें समझ पाएगा कि हम क्या जानते हैं। दोनों ही केसेस में हमारा नुकसान है, ठीक है। अब देखिए, भाषा और संचार की जब हमने बात करी तो इसके बाद जो हम अगली बात करेंगे वो हम करेंगे निर्णय लेने में तत्परता। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कही थी एक बात, मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन पे झपटना नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है वो क्वेश्चन को लेके ही बैठे रहें, है ना। ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है ना। आपको एक बहुत ही सुंदर संतुलन पैदा करना पड़ेगा जिसमें आप डिसीजन मेकिंग की प्रॉम्प्टनेस को भी शो करो और इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछी गई बात को पूरी तरह से समझो भी, ठीक है। हम कई लोगों को कहते हैं ना, अरे यार तुम्हारी बत्ती बहुत देर से जलती है
ठीक है, तुमसे सवाल पूछा, तुमने 4 मिनट बाद जवाब दिया। अब यदि ऐसा पॉज यदि आप इंटरव्यू में दे दोगे तो सारा का सारा वहीं पे सारी चीजें जो है वो हमारे विपक्ष में चली जाएगी, है ना। तो आपको ये एक बहुत सुंदर संतुलन स्थापित करना है कि बोर्ड आपसे कोई सवाल पूछता है, आप क्विकली उसको समझने की कोशिश करें, है ना। इसमें हड़बड़ी की जरूरत नहीं, इसमें स्मार्टनेस की जरूरत है, ठीक है। आप पूरे सवाल को समझने की कोशिश करें और बहुत कम समय में आप अपने उत्तर को ऑर्गेनाइज कर लें और आप अपने बात को कहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यहां पर एक व्यक्ति दिखाया हुआ है और उसके सामने 3 रास्ते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्टनेस का मतलब ये नहीं है कि आपने सवाल पूछा, आपको पूछा गया सीधे के बारे में, आप दाएं जवाब दे रहे हो या बाएं जवाब दे रहे हो। दिस इज नॉट प्रॉम्प्टनेस। ये प्रॉम्प्टनेस नहीं है ना। हम इसे नहीं कहेंगे कि ये तत्परता है, ये तत्परता नहीं है। तत्परता ये है जो पूछा गया है उसी दिशा में जवाब आ रहा है, लेकिन आ रहा है सीमित समय में, वो तत्परता है, ठीक है। तो ये बड़ी ध्यान रखने की बात है। देयर इज नो नीड टू हेजिटेट, है ना। आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। आप यदि हेजिटेट हो जाओगे तो बोर्ड आपको डोमिनेट करेगा, है ना। और एक बार यदि बोर्ड आपको डोमिनेट करेगा तो धीरे धीरे इंटरव्यू आपके हाथ से निकलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड? यू नीड टू डोमिनेट। आपको डोमिनेट करना है। डोमिनेट करने का मतलब यह नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी में डेमोक्रेटिक एलिमेंट नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यह ध्यान रखना। डोमिनेट करने का मतलब यह कभी नहीं है। डोमिनेट करने का मतलब यह है कि बोर्ड ने आपसे किसी चीज को पूछा और आपने बहुत ही कम समय लेकर और बहुत सटीक आंसर दिया, है ना। और आपकी बुद्धिमानी तो यह है कि आपने आंसर को इस तरह से डिजाइन किया कि उसमें से आप जिस दिशा में चाहते हो उस दिशा में अगला क्वेश्चन भी आए, ठीक है। और यदि आप ऐसा करने में सफल हो गए, दैट मीन्स यू आर डोमिनेटिंग द इंटरव्यू। इसका मतलब है यू आर डायरेक्टिंग योर इंटरव्यू एंड यू आर डोमिनेटिंग योर इंटरव्यू। ये बहुत समझने वाली बात है बेटे, है ना। तो निर्णय लेने में तत्परता जरूरी है, लेकिन एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस को बनाए रखने के साथ। यह तत्परता कहीं ऐसी ना हो कि हम क्वेश्चंस की नेचर को समझे बिना और हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस के ऊपर झपट रहे हैं। यदि यह तत्परता वैसी हुई तो यह हमारे लिए खतरनाक साबित होगी और यह हमारे इंटरव्यू को नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएगी। तत्परता से मतलब यह है कि हमें बहुत ही सावधानी से अटेंटिव होकर बोर्ड के क्वेश्चन को समझना है, बोर्ड की क्वेरी को समझना है और उसके बाद में शॉर्ट टाइम के अंदर हमें अपनी मेमोरी को खंगाल के हमारे आंसर को डिजाइन करके और इस तरह से आंसर को सर्कुलेट करना है कि वो सुंदर भाषा में हो, सदिश हो और उस आंसर में हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शब्दावली यूज कर लें, कुछ ऐसा कंटेंट यूज कर लें कि एक संभावना बने कि अगला क्वेश्चन उसी पे हो और वो हमारा डिजायर्ड फील्ड हो, हम चाहते हो कि वहां से क्वेश्चन आए। यदि आप ऐसा कर पाए देन यू विल डोमिनेट द इंटरव्यू। इस केस में आप हर हालत में इंटरव्यू को डोमिनेट करोगे और फिर इंटरव्यू धीरे धीरे आप जिस दिशा में इंटरव्यू को मोड़ना चाहते हैं उस दिशा में इंटरव्यू मुड़ना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, अगली जो बात आती है वो आती है धैर्य, ठीक है। अब यहां धैर्य का इंटरव्यू के अंदर धैर्य का मायना क्या है? देखिए, धैर्य से मतलब ये है कि आपको आपकी तत्परता में कहीं भी ये चीज नहीं झलकनी चाहिए कि आप चीजों को बहुत ज्यादा जल्दी में करते हैं, ठीक है। यू आर लेस बॉदर्ड अबाउट परफेक्शन, ठीक है। यू आर लेस बॉदर्ड अबाउट राइट और रॉन्ग, है ना। अब गलत सही के प्रति आप बेपरवाह हैं, ठीक है ना। आप सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही टारगेट है, उसको जल्दी से जल्दी करना। इसका मतलब आप में धैर्य की कमी है। जिस तरह से ड्राइविंग में आप ये देखो कि पेशेंस बहुत अहम भूमिका निभाता है। यदि एक ड्राइवर जो है उसके व्यक्तित्व में पेशेंस है
तो मान के चलिए कि उसकी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक उसी प्रकार एक साक्षात्कार देने वाले बच्चे के व्यक्तित्व में यदि पैशन है, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि इंटरव्यू के दौरान, है ना, इंटरव्यू के बिगड़ाव की संभावना बहुत कम है। पेशेंस बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा कि तत्परता के साथ यह भी ध्यान रखना है कि आपको ये पूरा तरीके से अटेंटिव होकर सुनना है कि पूछा क्या गया है। दैट मीन्स यू नीड टू वेट, है ना, ये इशारा कर रहा है ना, ठीक है, ये धीरे धीरे सारी मिट्टी नीचे आएगी, है ना, यू नीड टू वेट। आप एक बार क्वेश्चन को पूरा होने तो दें, है ना, धैर्य बनाए रखें। हो सकता है कि जानबूझ के कोई ऑकवर्ड सवाल आपसे पूछा गया हो। आपने कई बार आजकल तो शॉर्ट्स का जमाना है ना, आपने कई बार इंस्टाग्राम में या रील्स में देखा होगा कि यूपीएससी के इंटरव्यू जो है उनके बारे में छोटी छोटी क्लिप्स आती रहती है ना, और उसमें कई बार हम देखते हैं अरे यार ये सवाल पूछ लिया, ये कितना बेतुका सवाल है। बेसिकली उस सवाल को पूछने के पीछे जो मंशा है बोर्ड की, वो उस सवाल के बारे में जानकारी प्राप्त करना नहीं है, वो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति उस सवाल को डील कैसे करता है, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ पेशेंट यू आर, आप कितने धैर्यपूर्ण हैं, कितने वाइज हैं, है ना, आप चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो यदि आपके अंदर आपके व्यक्तित्व में धैर्य नहीं है तो ये मान के चलिए कि आपसे कोई भी ऐसे कार्य की उम्मीद नहीं की जा सकती जिसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो, है ना, और उस जिम्मेदारी वाले काम को आप उतनी ही जिम्मेदारी के साथ कर पाओ, ऐसी उम्मीद आपसे नहीं की जा सकती। और टीचिंग जो है ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी वाला पेशा है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एक टीचर या वुड बी टीचर जो है उसकी पर्सनालिटी के अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, है ना। ये धैर्य का एलिमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू में आपसे जब साक्षात्कार का मौका मिलता है तो बोर्ड इस बात को भांपने की कोशिश करता है कि आप कितने धैर्यशाली हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखो अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। देखिए दो अलग अलग चीज हैं, है ना। हम लोग इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कैजुअल सेंस में करते हैं। एटीट्यूड का मतलब यह है कि आपके मस्तिष्क का रुझान कैसा है, आपकी मनोवृत्ति कैसी है। और एप्टीट्यूड का मतलब है कि आप कितना कौशलधारी है, आप कितने योग्य हैं। ठीक है, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं और इंटरव्यू इन दोनों को ही भांपने की कोशिश करता है ना। इंटरव्यू बोर्ड जब आपका इंटरव्यू लेता है तो उसकी नजर आपके एटीट्यूड पर भी होती है और आपके एप्टीट्यूड पर भी होती है। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी नियोक्ता जब किसी भी प्रकार का चयन करता है तो वो जो भी सैंपल उसके सामने होता है उसमें ये कोशिश करता है कि वो बेस्ट को चूज करे, है ना। और जब वो बेस्ट को चूज करेगा तो वो उस बेस्ट के पर्सनालिटी के अंदर एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के डायमेंशंस जो हैं उसको जरूर हाईलाइट करेगा, है ना। उसको जरूर क्या करेगा, इन्फर करने की कोशिश करेगा किसी के भी व्यक्तित्व में, है ना। उसको जानने की कोशिश करेगा, भांपने की कोशिश करेगा। देखिए यहां पर छोटा सा एक यू मान लीजिए कि हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट एटीट्यूड, जब हम एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं, एटीट्यूड क्या है? पोस्चर टुवर्ड्स समथिंग और समवन। हम किसी की तरफ किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, देखते हैं, है ना। हमारा गेस्चर और पोस्चर कैसा है हमारी बॉडी लैंग्वेज में, उससे ये पता लग जाता है व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड वी कैरी, है ना। हम किस तरह की मनोदृष्टि जो है वो लेकर चलते हैं, ठीक है, या हमारी मनोदृष्टि कैसी है। तो
एटीट्यूड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ट्रेट्स ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, है ना, posture towards something or someone. फिर it can be negative, which shows negative attitude. It can be altruistic, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है, कि आप जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपने आप को कैसा प्रेजेंट करो, ठीक है। उससे आपका जो मानसिक गठन है, आपकी जो मनोदृष्टि है, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपका एटीट्यूडनल जो मेकअप है पर्सनालिटी का, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसके बाद में जो दूसरी चीज आती है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जो है वो आपका कौशल है, आपकी योग्यता है, ठीक है। एबिलिटी टू डू समथिंग, आप किसी काम को कैसे करते हैं, है ना, किसी काम को करने की आपकी निपुणता, आपकी योग्यता, आपका एप्टीट्यूड है, ठीक है। दिस कैन बी आर्टिस्टिक, दिस कैन बी न्यूमेरिकल, है ना, ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि यू नीड अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, तो आपके लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड से। बट इफ यू आर सेलेक्टिंग ए म्यूजिक टीचर, then your artistic aptitude is more important for you than the numerical aptitude, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि किसी भी इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये साक्षात्कार क्यों आयोजित किया गया है ना, और ये साक्षात्कार जो है ये क्या दर्शाता है, इंटरव्यू रिफ्लेक्ट क्या करता है। तो हमें ये पता लग जाएगा कि इंटरव्यू की बेसिकली आवश्यकता क्या है ना, इंटरव्यू की तैयारी क्यों की जाए, इंटरव्यू की तैयारी किस दिशा में की जाए। तो हम क्या होंगे, हम हमारी तैयारी में ज्यादा से ज्यादा सदिश हो पाएंगे, ठीक है, ये हमें फायदा मिलेगा। तो देखिए आज का जो ये लेक्चर था, ठीक है, इसमें हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। बेसिकली इसमें हमने बात की थी हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, है ना, एक इंटरव्यू जो है हम उसका सामना कैसे करें। हमने शुरू में देखा कि पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर इंटरव्यू कहाँ है, ठीक है, क्योंकि हम इस समय वहीं खड़े हैं। फिर हमने ये देखा कि इंटरव्यू जो है कैसे कैसे हो सकते हैं, और उसमें हमने देखा कि फॉर वी पीपल, हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा विषय चाहे कोई भी हो, है ना, तो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो इंटरव्यू है, ठीक है, दैट इज फेस टू फेस इंटरव्यू। हम बोर्ड के सामने व्यक्तिशः प्रेजेंट होते हैं, और फिर हमने एक एक करके ये जानने की कोशिश की कि एक इंटरव्यू क्या रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, और उसके तमाम आयाम हमने यहां जानने की कोशिश की। हमने पर्सनालिटी पे बात की, हमने एटीट्यूड पे बात की, हमने एप्टीट्यूड पे बात की, हमने लैंग्वेज पे बात की, हमने कम्युनिकेशन पे बात की, हमने बॉडी लैंग्वेज पे बात की, ठीक है, हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बात की। हमने इसके बहुत सारे जो पक्ष हैं उनको छूने की कोशिश की। अभी जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी में जुटे हुए हैं उनको ध्यान रखना है कि ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको बोर्ड कहीं ना कहीं आप में ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी में हम इस छोटे से पीरियड के अंदर ये नहीं कहते कि कोई यू टर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर किया जा सकता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के जो मजबूत पक्ष हैं उनको आप सरफेस पे ले आओ, ठीक है, उनको आप पॉलिश करने के लिए, उनको ब्रशअप करने के लिए आप काम करो, और आपकी पर्सनैलिटी में जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको आप कहीं ना कहीं सप्रेस करो, उनको आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी से ओवरशैडोड करो, ठीक है। तो आपका जो साक्षात्कार है वो ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सदिश, ज़्यादा सकारात्मक और आपकी इच्छित दिशा के अंदर आगे बढ़ सकता है और आपके सिलेक्शन की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। इस सीरीज़ में और भी लेक्चर लगातार आपको मिलते रहेंगे। आप
इसको हमारी ऐप के ऊपर देख सकते हो, ज्योग्राफिकल पिवट, दैट इज़ जीपी एकेडमी। आप उस पर इसको देख सकते हो। हमारा इसी नाम के साथ यूट्यूब चैनल है, उसके आप ऊपर आप देख सकते हो, और आप इसको शेयर कर सकते हो उन तमाम लोगों के लिए जो किसी न किसी प्रकार के साक्षात्कार में अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, हमारा ज़्यादा फोकस यहाँ पर जो टीचिंग पोस्ट्स हैं उनके लिए जो साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं उनको लेकर हमने इस पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन किया है। लेकिन इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि किसी भी साक्षात्कार में ये सारे पक्ष होते ज़रूर हैं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं रखता कि आपका विषय क्या है ना, और आप किस साक्षात्कार के लिए बैठ रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन में जो बातें की गई है उसमें से ज़्यादातर बातें एक इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप अपने मित्रों के साथ इसको साझा भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।